हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। सौर मंडल का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी मून या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति यानी जुपिटर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम? राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी सूर्य। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि किसने बताया था कि सूर्य केंद्र में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस। किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बोला था कि सूर्य जो है वो सेंटर में है, केंद्र में। ठीक है, तो कॉपरनिकस इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? हु प्रपोज्ड द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हमारा यूनिवर्स जो है वो बना है। ठीक है, तो इसे देने वाला है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दिया है, इसको याद रखेंगे। एडविन हबल ने बोला था जो यूनिवर्स है हमारा अभी भी क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि फैल रहा है, हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने बोला था कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? तो सन है। ठीक है, ये बात बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मरकरी। मरकरी जो है सन के सबसे करीब ग्रह है, 8 ग्रह जो है हमारा उसमें। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारा सन। सन के सबसे पास में है मरकरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वीनस, इसके बाद है अपना प्यारा अर्थ, इसके बाद है मार्स यानी कि मंगल, बुध, शुक्र, अर्थ, मंगल। ठीक है, उसके बाद है ए एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। कभी कभी यही पत्थर जो है हमारे ग्रहों पर भी खींचे चले आते हैं। ठीक है, इसके बाद है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर है यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति, सैटर्न को बोलते हैं शनि। ठीक है, शनि। तो यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है? यहाँ से पूछेगा कि सन के सबसे निकट कौन सा है? तो मरकरी है। सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून है, यानी कि वरुण, है ना, वरुण बोलते हैं ना इन्हें। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कौन है सन से? तो वीनस। अर्थ का कौन सा पोजीशन है अगर हम सन की तरफ से देखें? तो थर्ड पोजीशन पे है अर्थ हमारा, है ना। ये भी कभी कभी सवाल बनता है। उसके बाद है मार्स। फिर सवाल बन सकता है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है वो किन दो ग्रहों के बीच में होता है, किन दो प्लैनेट्स के बीच में होता है एस्टेरॉइड बेल्ट? तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है। ठीक है, जुपिटर और मार्स के बीच में होता है। ठीक है, और एक चीज, जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है इसके इस तरफ जो चारों प्लैनेट्स हैं इसे हम बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स। इनर मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर में है सन के तरफ, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट बोलते हैं और इनको आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रॉकी है मतलब इनका जो सरफेस है इन चारों प्लैनेट्स का, इनर प्लैनेट्स का, वो क्या है, हार्ड है या फिर सॉलिड है। जैसे हम अर्थ पर हैं तो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, हार्ड है ना। लेकिन जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर प्लैनेट्स हैं ये चारों, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या फिर नेपच्यून, ये सारे गैसियस प्लैनेट है या फिर इन्हें हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि कौन आउटर है कौन इनर है, किन प्लैनेट्स के जो सरफेस है वो रॉकी होते हैं यानी कि सॉलिड होते हैं, और कौन गैसियस प्लैनेट है और उसे जोवियन प्लैनेट्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, जनरली जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर वाले प्लैनेट्स होते हैं उनका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो आपको अभी नहीं सोचना। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इनका पोजीशन याद रखो और एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में आप वो याद रखो, सबसे करीब कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आपने देखा मरकरी यानी कि बुध। सेकेंड पोजीशन में कौन है? तो वीनस। थर्ड पे हमारा अर्थ था और फोर्थ पे मार्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट से दूसरा ग्रह कौन सा है? तो अभी हमने देखा था ना कि ये जो सन है उसके सेकेंड पे कौन है, वीनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वीनस सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद लाल ग्रह किसे कहा जाता है?
विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट हम किसे बोलते हैं, तो रेड प्लैनेट बोलते हैं हम मार्स को, ठीक है, यानी कि मंगल को हम लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी को हम बोलते हैं ब्लू यानी कि नीला ग्रह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, पानी की वजह से हम इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो नीला ग्रह हम बोलते हैं अर्थ को, लाल ग्रह बोलते हैं मार्स को। ये नाम है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वीनस को, ठीक है, वीनस यानी शुक्र ग्रह को, ठीक है, या फिर ट्विन ऑफ अर्थ, जो अर्थ है उसकी मतलब ट्विन, ट्विन समझे ना, जुड़वा, जुड़वा किसे बोलते हैं, ये वीनस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है सारे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पूरे प्लैनेट में, सॉरी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के सबसे करीब जो होगा वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट हो सकता है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले उससे आप जान लो कि इसका राइट आंसर है वीनस। वीनस जो है वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा इसलिए है कि जैसे ये आप सन देख रहे हैं और ये है आपका बुध, मरकरी, तो मरकरी पे सबसे ज्यादा लाइट तो आ रहा है, सबसे करीब से है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आ तो रहा है, लेकिन क्या होता है कि मरकरी के पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि इन्वायरमेंट नहीं है, कोई गैस नहीं है, तो जो हीट आ रहा है सन से वो यहाँ पे ट्रैप नहीं हो रहा है, फंस नहीं रहा है, जितना हीट आता है उतना ही हीट वापस चला जाता है, आया वापस चला गया, ठीक है। इस वजह से दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और रात में मरकरी पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो अगर कभी सवाल पूछे कि वो पूरे सोलर सिस्टम ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब आप मरकरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में यहाँ पे ना इतनी ठंड होगी ना कि आप उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वीनस के साथ ऐसा नहीं है, वीनस के पास एक इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है, बहुत डेंस वातावरण है, बहुत डेंस इन्वायरमेंट है इसका, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सन से जो भी एनर्जी, जो भी फोटोन, ठीक है, जो भी हीट जो आ रहा है वो इसी वायुमंडल में क्या है ना ट्रैप होकर रह जाता है, ठीक है, और ट्रैप होने से क्या होता है कि वीनस का जो टेम्परेचर है वो मतलब यूनिफॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हीट आई और यहीं पे फंस के इसी के अंदर रह गई, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसी वजह से पूरे सोलर सिस्टम में वीनस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आप सोलर सिस्टम कर लेंगे। तो पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स की संख्या है वो है 8। 2006 से पहले ये 9 हुआ करती थी, तो 2006 में ऐसा क्या हो गया, तो 2006 में जो प्लूटो है उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट बता देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज है ना, प्लैनेट होने के लिए जितनी साइज चाहिए थी उतना साइज नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है, प्लूटो इज क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। मैंने अभी आपको बताया कि 2006 में एक सम्मेलन होता है जहां पे ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा है और इसे हम प्लैनेट नहीं रख सकते, ठीक है, इसे प्लैनेट से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ है उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है वो होता है मून, ठीक है। अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। तो पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सैटेलाइट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। कोई भी ऐसा पिंड जो किसी प्लैनेट के चक्कर लगाता हो, जैसे सारा प्लैनेट जो है वो सूर्य के चक्कर लगाता है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो प्लैनेट क्या करते हैं इसके चारों ओर घूमते हैं ना, वैसे ही जो सैटेलाइट होता है वो, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, मून है, तो मून क्या करता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, तो किसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे तो
अर्थ के पास हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़ रखे हैं आर्टिफिशियल, जो हमें मौसम की जानकारियां वगैरह देता है, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किसके पास कितना सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है। जैसे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, उसका नाम है मून, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, नंबर से याद रखिएगा, अर्थ और मार्स का नंबर भी पूछ लेता है। और मार्स के पास जो सैटेलाइट है ना, उसका नाम है फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, ठीक है। जुपिटर के पास 97 सैटेलाइट्स है। तो जाहिर सी बात है सारा 97 का नाम तो आपसे पूछेगा नहीं, 2-4 इंपॉर्टेंट है उसका नाम आपसे पूछ सकता है। जैसे एक गनीमेड है, गनीमेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन गनीमेड है जुपिटर का सैटेलाइट, उसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जुपिटर का 2 और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, आईओ और यूरोपा। ये दोनों नाम है सैटेलाइट्स के, जैसे हमारा मून है ना, वैसे ही जुपिटर के आईओ और यूरोपा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा जो है वो सैटेलाइट है 274। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है, तो सैटर्न के पास है। सबसे कम सैटेलाइट्स किसके पास है, तो नंबर्स में अर्थ के पास है, लेकिन 2-3 ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिसके पास 0 सैटेलाइट है, ठीक है। तो कम वाला तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सबसे ज्यादा है सैटर्न के पास, ठीक है। और जो सैटर्न का है वो सबसे बड़ा सैटेलाइट पूछ ले, इन 274 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा टाइटन, ठीक है। सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि पूरे सोलर सिस्टम में इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा सैटेलाइट कौन सा है। मून, फोबोस, डिमोस, गनीमेड, टाइटन, इन सब में भी कोई ना कोई तो साइज में सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल है। और ये जो जुपिटर का गनीमेड है ना, वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, लेकिन गनीमेड जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और ये जुपिटर का सैटेलाइट है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखिए सन है, सन के सबसे बगल में कौन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मरकरी। तो मरकरी के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। उसके बाद है वीनस, वीनस के पास भी एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा अर्थ, और अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, यानी कि चंदा मामा हमारा, ठीक है। उसके बाद मार्स, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। उसके बाद है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न 274 सैटेलाइट के साथ सबसे ज्यादा, यानी कि आप देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि सैटर्न के बाद सबसे ज्यादा मून है, क्योंकि सैटेलाइट हमारे लिए मून है ना, अर्थ के पर्सपेक्टिव में तो मून ही हमारा सैटेलाइट है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो मून है वो सैटर्न के पास है 274, हमारे पास तो एक ही है, मार्स के पास 2 है, ठीक है। और एक चीज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो अभी मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, और ये कि ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, और यहाँ पे होता है एक क्यूपर बेल्ट। वैसे ही जैसे यहाँ पे पत्थर घूम रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ घूम रहा है। तो जो अभी आपने देखा ना कि जो प्लूटो है वो डॉर्फ प्लैनेट है, तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि प्लूटो का आखिर पोजीशन कौन सा है, कहाँ पर था प्लूटो, है कि नहीं। सवाल बन सकता है कि आखिर प्लूटो कहीं पर तो होगा। तो प्लूटो इसी क्यूपर बेल्ट में, इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है। तो प्लूटो यहीं पे ऐसे ऐसे घूम रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है। और पोजीशन में भी जो प्लूटो है वो 9th पोजीशन पे ही था, नेपच्यून के बाद था प्लूटो, ठीक है। ये मैं पहले आपको बताना भूल गया, तो याद रखिएगा कि क्यूपर बेल्ट में है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो कहाँ पे है, क्यूपर बेल्ट में, और क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के बाद है। तो पोजीशन आप याद रख सकते हैं कि सन से 9th नंबर पे प्लूटो था, अगर प्लैनेट होता तो, ठीक है। अभी भी है, वो प्लैनेट नहीं है, हम उसे अब प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं। और यह है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट से एक सवाल पूछ सकता है कि इसमें बहुत सारे पत्थर घूम रहे हैं, ठीक है। तो कोई पत्थर तो सबसे बड़ा होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे पत्थर हो सकते हैं, तो उसमें कोई तो सबसे बड़ा होगा, तो उसका नाम भी शायद इंपॉर्टेंट हो जाए। तो बिल्कुल है, उसे हम लिखते हैं सेरस, या फिर हिंदी में इसको कभी कभी सीरीज भी ऐसे कुछ लिख के आता है। तो आप इसको स्पेलिंग के साथ याद रखेंगे, सबसे बड़ा एस्टेरॉइड बेल्ट है, बेल्ट में वो जो पत्थर है वो है सेरस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक रोटेशन लगभग कितने समय में पूरा करती है। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन में आपको मैं फर्क बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ठीक है। देखिए ये है सन, तो सन के चारों ओर
जब भी कोई प्लैनेट चक्कर काटता है ना, ये वीनस है आपका और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो सन के चारों ओर जब भी कोई प्लैनेट चक्कर काटेगा तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। और इस रिवोल्यूशन के कारण हमारा जो ठंड गर्मी और सीजन बदलता है, ऋतुएं बदलती है, ठीक है। जैसे अभी मौसम है, सॉरी अभी क्या है, अभी वर्षा ऋतु है, कुछ दिन बाद ठंड आ जाएगा यानी कि शरद ऋतु आ जाएगा, उसके बाद अगेन गर्मी आ जाएगी, समर आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो रिवोल्यूशन के कारण मौसम बदलते हैं, ठीक है। और फिर सवाल है कि पृथ्वी पे जो दिन और रात होता है वो कैसे होता है? तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी सन के चारों तरफ तो ऐसे घूम ही रहा है, वो तो उसका चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पे भी ऐसे ऐसे मान लो घूमते रहता है, ठीक है। ऐसे घूमते रहता है। तो जो हिस्सा सन के सामने आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? दिन। और इस हिस्से पे जो सन के बिल्कुल विपरीत है वहां पे हो जाएगा रात। तो रात दिन कैसे होता है? जब जो प्लैनेट है वो रोटेट करते हैं अपने अक्ष पे, ठीक है। अपने अक्ष पे जब उनका रोटेशन होता है तो उससे होता है दिन और रात। तो रोटेशन तो जाहिर सी बात है, अर्थ कितने घंटों में रोटेट करता है? 24 घंटों में एक बार पूरा रोटेट हो जाता है। 12 घंटे यहाँ पे दिन रहेगा, 12 घंटे यहाँ पे दिन रहेगा, ठीक है। तो रोटेशन से दिन और रात होते हैं। हर प्लैनेट रोटेट भी करता है और रिवोल्यूशन भी करता है, यानी कि रिवोल्यूशन में सन के चारों तरफ और रोटेशन में अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमना लट्टू की तरह, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए कि रिवोल्यूशन में ऋतुएं बदलती हैं, सीजन्स बदल जाते हैं, और रोटेशन में दिन और रात होता है। रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए कि पृथ्वी एक रोटेशन लगभग कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। 365 घंटे में रिवोल्यूशन होता है। 365 दिन में रिवोल्यूशन होता है, मतलब सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर होता है, तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन मतलब दिन और रात, तो दिन और रात 24 घंटे के अंदर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे तेज रोटेशन किस ग्रह का है? मतलब कि सबसे जल्दी अपने अक्ष पे कौन ऐसे एक चक्कर मार लेता है? सूर्य के चारों तरफ नहीं, अपने अक्ष एक्सिस पे। तो इसमें जुपिटर सबसे तेज घूमता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे तेज रिवोल्यूशन किस ग्रह का है? अब पूछ रहा है सौर मंडल में सबसे तेज या फिर सबसे कम टाइम में कौन पूरा एक चक्कर मार लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे सन है, तो सन के सबसे तेज एक चक्कर कौन मारेगा, ठीक है, ये सवाल है। तो एक चीज आप मुझे बताओ, जिसका रास्ता छोटा होगा, ठीक है, वो सबसे तेज घूमेगा। तो ऐसे सोचो कि कोई प्लेनेट यहाँ पर है, अब इसको सन के चारों ओर घूमना है, तो इसको ऐसे पूरा रास्ता तय करना होगा, ठीक है। तो ये बड़ा रास्ता है, सॉरी ये क्या है, बड़ा रास्ता है। तो सबसे जो दूर होगा ना उसे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और जो सबसे करीब होगा सन के, उसका रास्ता चूंकि छोटा है तो सबसे जल्दी वो एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा, ठीक है। तो सौर मंडल में, एक मिनट में इसको पहले हटा देता हूं। तो सौर मंडल में सबसे तेज रिवॉल्यूशन कौन करेगा? तो करेगा मरकरी, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कितने दिन में पूरा रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। तो मरकरी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन का समय लगता है, यानी कि आप मरकरी पे होंगे तो एक साल सिर्फ 88 दिन का होगा। मरकरी यानी कि बुध, ठीक है। वीनस की बात करें तो जाहिर सी बात है मरकरी से थोड़ा दूर है, सेकंड पोजीशन में, इसका रास्ता थोड़ा और बड़ा होगा। तो 224 दिन में एक बार सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर लेता है, रिवोल्यूशन कर लेता है। अर्थ हमारा 365 दिन का टाइम लेता है, और आपको पता है कि एक वर्ष जो है वो धरती पे 365 दिन का होता है, ठीक है। इसके बाद हम मार्स की बात करें तो ये 687 दिन लेता है। तो जो इनर प्लैनेट्स है ना वो दिन लेते हैं, बहुत तेज नहीं तो बहुत स्लो भी नहीं, ये ठीक ठाक स्पीड में घूम जाते हैं, मतलब उनका रोटेशन, सॉरी रिवोल्यूशन आप देख चुके हैं। अब जुपिटर जो है ना वो 11 साल, 11.5 साल के करीब लेता है सन के एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में, ठीक है। यानी कि अगर आप जुपिटर पे जाएंगे तो एक साल जो है जुपिटर का एक साल पृथ्वी के 11.5 साल के बराबर होता है, ठीक है।
यानी कि अगर आप जुपिटर पे होंगे तो 6 या 7 साल में आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पे वो टाइम 11 सात 77-80 साल के आसपास होगा। समझ रहे? थोड़ा सा आराम से इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सैटर्न की बात करूं तो ये 29 साल लेता है एक बार अर्थ को पूरा ऐसे घूमने में, रिवोल्यूशन में, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पे 29 साल और सैटर्न पे 1 साल बराबर है। यूरेनस 84 साल लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, और नेपच्यून 164 साल लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में। तो क्या ये सभी इंपॉर्टेंट है याद रखना है? बिल्कुल नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि सबसे तेज कौन घूम रहा है, सबसे स्लो कौन घूम रहा है, और मरकरी के साथ ये 88 दिन आप डेट याद रख लेना, सॉरी ये दिन याद रख लेना। ये भी पूछता है ये 164 साल, 84 साल, 29 साल, ये सब आपसे सवाल नहीं बनने वाला। बस स्लो, फास्ट, मरकरी कितने दिन में, और अर्थ के बारे में आपको जाहिर सी बात है पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? विच प्लैनेट इज लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम? तो शायद मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, और सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा मरकरी, ठीक है। यह है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सेकेंड स्मॉलेस्ट बोल दे तो तब हो जाएगा मार्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट मरकरी है, लार्जेस्ट जुपिटर है, सेकेंड स्मॉलेस्ट मार्स है। कभी कभी पूछ देता है सेकेंड स्मॉलेस्ट, इसलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट बोल दे तब आपका हो जाएगा सैटर्न। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके बाहर वाले जो भी ग्रह होते हैं वो लार्जेस्ट वाले होते हैं। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है? तो कौन ऐसा ग्रह है जो पानी पर अगर उसको डाल दिया जाए तो तैरेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका डेंसिटी वाटर से कम होगा, राइट, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए सैटर्न, यानी कि जो शनि ग्रह है वो पानी पर तैर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कभी पूछ ले कि स्लोएस्ट रोटेशन कौन करता है, मतलब अपने अक्ष पर सबसे धीरे धीरे कौन घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीनस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है वीनस का, ठीक है। इसके अलावा लार्जेस्ट वोल्केनो और टॉलेस्ट माउंटेन ऑन विच प्लैनेट, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है या फिर सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो किस ग्रह पर है? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर है, लेकिन उससे भी बड़ा एक माउंटेन है जो कि है मार्स पे, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, सबसे बड़ा वोल्केनो और सबसे बड़ा माउंटेन दोनों मार्स पे है। ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस जो है वो हरा कलर का है, ठीक है। और आप कमेंट में बताइए कि यूरेनस का पोजीशन कौन सा है, मैंने आपको बताया था सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और जो एक ट्राइटन है, कभी कोई पूछता है कि जो ट्राइटन है वो किसका मून है, यानी कि किसका सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट जो है ट्राइटन वो है नेपच्यून का। किसका है? नेपच्यून का। नेपच्यून के पास टोटल 14 सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ के पास एक मून है वैसे ही नेपच्यून के पास 14 मून है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइटन। कभी कभी पूछ देता है आपसे कि ट्राइटन किसका मून है, तो ट्राइटन नेपच्यून का मून है, ठीक है। तो ये था पूरा अपना सोलर सिस्टम। मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता सकूं। अगर कोई कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये नहीं कराया, पर मेरी कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस पर इस तरह के एमसीक्यूज बना दूंगा। थैंक यू।